हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलम भुकर और मैं आ रही हूँ इस चैनल पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए ऑडिटोरियल एनालिसिस फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस है। तो अब मैं इस पे चैनल के ऊपर यूपीएससी और पीसीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी, ऑडिटोरियल एनालिसिस कराऊंगी डेली है। तो उसके अंदर द हिंदू का, बिजनेस लाइन का और पीआईबी का, इसका आपका जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो मैं इस चैनल पे आपको कराऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि डेली का डेली कराऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम को अपडेट क्लासेस डलेंगी इसके ऊपर हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप ट्रेडिशनल पढ़ते रहोगे, यूपीएससी या पीसीएस के स्टूडेंट्स अगर ट्रेडिशनल बस से पढ़ते रहेंगे तो उससे सिलेक्शन होता नहीं है। तो यूपीएससी के जो पीसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेडिशनल के साथ जो करंट है उनको जो एक साथ मिक्स करके पढ़ना होता है और उसको कनेक्ट करना होता है। जो करंट में जो घटनाएं चल रही होती हैं उनको ट्रेडिशनल के साथ कनेक्ट करके मेंस के अंदर लिखना होता है। और क्या कहते हैं, इंटरव्यू में भी उनसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि चीज़ों को मतलब एनालिसिस करना होता है हर एक चीज़ को अच्छे से है। तो मैं इस चैनल के ऊपर आपके लिए वही लेकर आई हूँ, एडिटोरियल एनालिसिस डेली का यहाँ पे है। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ आप लोग भी डेली क्लासेस देखो और डेली का डेली याद कर लो है। और डेली मतलब करंट को डेली का डेली पढ़ लोगे इतना हैवी नहीं लगेगा आपको। लेकिन अगर आप कल में करते जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, फिर होता नहीं। एक महीने का भी एक साथ नहीं पढ़ पाओगे तो फिर इतना साथ में एक साल का तो 6 महीने का पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि डेली का डेली आप क्लासेस देखो और डेली की डेली तैयारी कर लो। हाँ, तो अभी शुरुआत करते हैं। पहला है, आरबीआई ने ग्राहक सुरक्षा के लिए नए नियम जारी किए हैं। तो इसको जो हम कौन कौन से आपको पता है कि यूपीएससी के मेंस के जो है प्रीलिम्स के होते हैं 2 पेपर हैं और मेंस के होते हैं 9 पेपर हैं। तो उनमें से हम जो मेंस के होते हैं ना उनमें से हम इसको कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो आरबीआई वाला अभी आज जो एडिटोरियल आया है उसको हम कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं मेंस के पेपर के अंदर। तो हम कर सकते हैं GS2 और GS3 के अंदर हम इसे कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। मतलब जब हमें आंसर पूछा जाएगा मेंस के अंदर तो हम उसे ट्रेडिशनल के साथ, आरबीआई का जो ट्रेडिशनल का होगा वो तो आपने जो होंगे आपके फैकल्टीज होंगे कोचिंग में आप जहां पढ़ते हो या जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप तैयारी कर रहे हो वो कर ही रहे होंगे। लेकिन हम उसको GS2 और GS3 के साथ इसको कनेक्ट करके आंसर शीट में लिख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आरबीआई ने साइबर धोखाधड़ी और फर्जी लेन देन से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नए नियम जारी किए हैं। क्या किए हैं? ये जो फर्जी साइबर धोखाधड़ी और फर्जी लेन देन हो रहे हैं उनके लिए एक नए नियम जो जारी किए हैं। किसने किए? आरबीआई ने किए। ये नियम आरबीआई ने वर्ष 2017 के लिमिटिंग लिएबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग एंड ट्रांजैक्शन संबंधी प्रपत्र में संशोधन करते हैं। क्या करते हैं? इस पत्र के अंदर ये संशोधन किया है आरबीआई ने 2017 के में है। वर्ष 2017 की व्यवस्था में केवल उन मामलों में बैंक ग्राहकों की क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी थे जहां लेन देन ग्राहक द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था, जैसे सफल बैंकिंग की स्थिति है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने क्या बदलाव किया, मतलब आरबीआई ने अभी प्रेजेंट में क्या क्या बदलाव इसमें किए हैं। नए नियमों के अनुसार ग्राहक कुछ प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे, जैसे डिजिटल अरेस्ट के मामलों में जहां ग्राहक को भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है, ऐसे मामलों में जहां ग्राहक के वन टाइम पासवर्ड को धोखाधड़ी तरीके से प्राप्त कर लिया जाता है। ये जो मुद्दे हैं इन मुद्दों के अंदर जो है आरबीआई मुआवजा देगा किनको? ग्राहकों को है। बैंकों की मुख्य साइबर सुरक्षा संरचना आरबीआई द्वारा नियंत्रित और ऑडिट की जाएगी। क्या किया जाएगी? बैंकों की मुख्य साइबर सुरक्षा संरचना जो है उसको आरबीआई द्वारा नियंत्रित और ऑडिट की जाएगी। इसलिए जीरो हैकिंग की घटना अत्यंत दुर्लभ है। जीरो ब्लिंकिंग की हैकिंग की घटनाएं जो है वो अत्यंत दुर्लभ हैं। नेक्स्ट है, इसके अंदर ये उसी का आगे का है लेकिन है जो हमने भी ये पढ़ा ना, हाँ, ये इसी की हेडिंग का आगे का है। तीसरे पक्ष द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त क्रेडेंशियल का उपयोग करेगा। क्या करेगा? तीसरे पक्ष द्वारा धोखाधड़ी प्राप्त किए गए क्रेडेंशियल का उपयोग करेगा। है दबाव या भय के कारण ग्राहक द्वारा स्वीकृति लेन देन, मतलब दबाव डाल के और भय से अगर क्या कहते हैं ग्राहक से स्वीकृति ले लेते हैं साइबर क्राइम वाले तो भी उनको मुआवजा देगा। कौन देगा? आरबीआई है। ग्राहक द्वारा अधिकृत नहीं किया गया लेन देन, मतलब ग्राहक ने ये नहीं बोला है कि यस हाँ आप मेरे कोई फोन आया और उसके ऊपर ग्राहक ने यस के ऊपर क्लिक किया नहीं है फोन के ऊपर और उसके बाद में भी उसका ट्रांजैक्शन हो गया है तो उसमें भी करेगा क्या कहते हैं मुआवजा देगा। कौन देगा? आरबीआई देगा। है किन परिस्थितियों में ग्राहक को मुआवजा नहीं मिलेगा, मतलब कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां आरबीआई ग्राहक को मुआवजा नहीं देगा। तो उनमें से यदि ग्राहक धोखाधड़ी संबंधी चेतावनियों को नजरअंदाज करता है, मतलब उसको पहले मैसेज डाल दिया गया है कि आप ये ट्रांजैक्शन मत करो, उसके बाद में भी अगर उसने ट्रांजैक्शन किया है तो आरबीआई इसका मुआवजा ग्राहक को नहीं देगा। है यूपीआई पिन स्क्रीन पर प्रदर्शित धोखाधड़ी चेतावनी तो वह किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा, मतलब कि उसको आगे से यूपीआई वो यूपीआई पिन डाल रहा है आता है
जब आप किसी कोई ऐसा अकाउंट होता है ना धोखाधड़ी वाला, वहां पे अगर आप यूपीआई पिन डाल रहे हो तो आगे से मैसेज आता है, ये मेरे साथ भी एक बार हुआ है, तो आगे से मैसेज आता है, अगर आप उसके बाद भी उसको इग्नोर करके अगर आप पे कर देते हो तो उसका मुआवजा आरबीआई नहीं देगा है। ये हो गया है। तीसरे पक्ष की हैकिंग और शिकायत की समय सीमा है। नुकसान की रिपोर्ट करने की समय सीमा को 3 कार्य दिवस के बढ़ाकर 5 कैलेंडर दिवस कर दिया गया है। मतलब जब नुकसान हुआ है, पहले ये था कि आप 3 दिन के अंदर आप शिकायत करते हो तो आपको मिलेगा, 3 दिन के बाद में अगर आप करते हो तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। ये आरबीआई के नियमों में था 2017 के में, लेकिन अभी उसको 3 दिन से बढ़ाकर 5 दिन कर दिया। अगर 5 दिन के अंदर भी आप शिकायत कर देते हो आरबीआई के अंदर कि मेरे साथ इतने का धोखाधड़ा हो गया, साइबर क्राइम हो गया है, तो आपको मिलेगा। 5 दिन के बाद अगर आप करते हो तो नहीं मिलेगा है। 5 दिनों के भीतर साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 का शिकायत दर्ज करनी होगी। कौन सी हेल्पलाइन? 1930 है। यह ढांचा केवल 50,000 से कम की धोखाधड़ी पर लागू हो। किसका है? 50,000 की कम से जो धोखाधड़ी है उसके ऊपर ये सारे नियम शर्त लागू है। नेक्स्ट जो ऑडिटोरियल है वो है GS3 में हम इसे यूज कर सकते हैं। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति और सिपरी रिपोर्ट 2026 है। नो फर्स्ट हम किसमें यूज करते हैं? नो फर्स्ट जो परमाणु बम है उनको यूज करने से उनके लिए हमने कौन सी नीति यूज की है? नो फर्स्ट, मतलब हम पहले यूज नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर होता है और वो हमें धमकी दे रहे होते हैं बार बार बात पे कि हाँ हम परमाणु बम यूज कर लेंगे, हम लोग उनको क्या बोलते हैं कि हम पहले यूज करेंगे नहीं, लेकिन हमारे पास भी है परमाणु बम, हम पहले नहीं यूज करेंगे, लेकिन अगर आपने पहले किया ना तो फिर हम बख्शने वाले नहीं है। इसलिए हम कौन सी नीति यूज करते हैं? नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पहले परमाणु बम यूज करेंगे नहीं, लेकिन अगर सामने वाले ने यूज कर लिया तो फिर हम बख्शने वाले है भी नहीं। उसके बाद में नामो निशान ढूंढते हुए ना वर्ल्ड के नक्शे के ऊपर कि हाँ वंस देयर वाज ए पाकिस्तान एंड वंस देयर वाज ए ब्ला ब्ला कंट्रीज है। सो ये है उस पे जिसे हम GS3 में यूज कर सकते हैं। ओके, पढ़ते हैं सिपरी में। ये मेरे करने क्या करता है मेरा जो पीपीटी बना के देता है वो। सिपरी में जून 2026 में अपनी वार्षिक ईयरबुक जारी की है। क्या की है? सिपरी ने जून 2026 में अपनी वार्षिक ईयरबुक, यानी जो साल में एक बार ईयरबुक को अपनी जारी करते हैं सिपरी, उन्होंने वो जारी की है। पहली बार सिपरी ने भारत के अनुमानित 190 परमाणु हथियारों के भंडार में से 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल रूप से तैनात श्रेणी में वर्गीकृत किया है। क्या किया? पहली बार उन्होंने जो 190 परमाणु हथियार हैं भारत के पास हैं, उनको 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल रूप से तैनात श्रेणी में वर्गीकृत किया है। क्या किया? वर्गीकृत किया है। ऑपरेशन रूप से तैनात का अर्थ है परमाणु हथियार, मतलब ये जो है ऑपरेशन रूप से तैनात किया, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका परमाणु हथियार सक्रिय सैन्य बलों के साथ तैनात हो। कितने हो? परमाणु हथियार सक्रिय सैन्य बलों के साथ तैनात हो, मतलब कि अभी जो ऑन ड्यूटी चल रहे हैं ना सैनिक, उनको वो ऑन ड्यूटी है, वैसे ही परमाणु बम भी ऑन ड्यूटी रहते हैं कि मतलब अगर आपने हमें छेड़ा तो फिर हम लोग देखो आगे से क्या करते हैं। उन्हें डिलीवरी सिस्टम मिसाइल में विमान या पनडुब्बी से जोड़ा गया हो तथा आवश्यकता पड़ने पर उपयोग के लिए तैयार रखा गया हो। चलो दोबारा बताती हूँ क्या होता है। ऑपरेशन रूप से तैनात का अर्थ है परमाणु हथियार सक्रिय सैन्य बलों के साथ तैनात हो, उन्हें डिलीवरी सिस्टम मिसाइल विमान या पनडुब्बी से जोड़ा गया हो तथा आवश्यकता पड़ने पर उपयोग के लिए तैयार रखा गया हो। आया समझ में? कोई आड़ा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, आसान लैंग्वेज है। और ये जो ऑडिटोरियल दे रखा है ये भी मैंने आपको दिखाया हुआ है कि कौन से न्यूज़पेपर के अंदर ये ऑडिटोरियल आया है और कौन से में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्ट के अनुसार भारत ने न तो कोई नया सामरिक स्तर पार किया है और न ही अपनी दशकों पुरानी नो फर्स्ट यूज नीति को छोड़ा है। मतलब हमने कोई नया सामरिक क्या कहते हैं स्तर पार किया है और ना ही हमने अपनी जो नो फर्स्ट यूज नीति है उसको छोड़ा है, वो भी हमारी कंटिन्यू है। लेकिन हमारी जो प्रोग्रेस है वो भी कंटिन्यू है परमाणु बम हथियार वाल में, लेकिन हमारी जो नो फर्स्ट यूज नीति है वो भी कंटिन्यू रखते हैं। हम दोनों तरफ से ही हम कंटिन्यू है। अगर आप हमें नहीं छेड़ोगे तो हम भी आपको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर आपने हमें छेड़ा तो हम आपको नहीं बख्शेंगे फिर। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति है भारत के परमाणु सिद्धांत और विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता का प्रमुख आधार है। क्या है? भारत की जो नो फर्स्ट यूज नीति है वह भारत के परमाणु सिद्धांत और विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता का प्रमुख आधार है। क्या है? प्रमुख आधार है। NFU के तहत भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा और गैर परमाणु देशों के विरुद्ध परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा। क्या करेगा? NFU के आधार के तहत परमाणु हमला नहीं करेगा। भाई हम पहले परमाणु हथियार हमला नहीं करेंगे है, और गैर परमाणु देशों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे। मतलब जिसके पास परमाणु बम नहीं है ना, जिस देश के पास, उसके विरुद्ध हम परमाणु हथियारों का यूज नहीं करेंगे। हमारी साफ सुथरी नीति है, हमें मत छेड़ो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हमें छेड़ोगे तो हम फिर नहीं बख्शेंगे। बस बात यही है। सो की एक हाँ, फिर उसका आगे का है रणनीति भाषा में इसे द्वितीय प्रहार क्षमता कहा जाता है। क्या कहता है? रणनीति की भाषा में इसे द्वितीय प्रहार क्षमता कहा जाता है। इस नीति के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि प्रथम परमाणु हमले को झेलने के बाद भी
हमले को झेलने के बाद भी भारत के पास पर्याप्त परमाणु क्षमता बची रहे ताकि वह विनाशकारी जवाबी हमला कर सके। इस नीति के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि प्रथम परमाणु हमले को झेलने के बाद भी भारत के पास पर्याप्त परमाणु क्षमता बची रहे ताकि वह विनाशकारी जवाबी हमला दे सके। मतलब अगर हम पे किसी ने परमाणु हमला कर दिया तो हमारे पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हमला सामने वाले ने हमला कर दिया उसके बाद में भी हम उस पर वापस रिप्लाई कर सके परमाणु हमला से। ये है इसका मतलब, ताकि विनाशकारी जवाबी हमला हम कर सके हैं। सिप्री रिपोर्ट, भारत की विश्वसनीय द्वितीय प्रहार क्षमता अब अधिक परिपक्व प्रभावी हो रही है। क्या हो रही है? सिप्री की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की विश्वसनीय द्वितीय प्रहार क्षमता अब अधिक परिपक्व प्रभावी होती है। द्वितीय प्रहार का मतलब क्या होता है? द्वितीय प्रहार का मतलब ये होता है कि सामने वाले ने हम पे पहले प्रहार कर दिया तो हम दोबारा उसके फिर हम जवाबी कार्रवाई इधर से करेंगे, है। तो उसके इसका मतलब ये होता है पर द्वितीय प्रहार क्षमता अब अधिक परिपक्व और प्रभावी हो गई है, यानी मैच्योर हो रही है। परमाणु भंडारण और तैनाती में अंतर। परमाणु भंडारण और मतलब हमारे पास होना, कोई चीज का अपने पास होना और उसका रेडी पोजीशन में होना, वो दो अलग अलग चीजें होते हैं। मतलब एक तो फॉर एग्जाम्पल, एक तो किसी के पास कपड़े का होना कि हाँ मेरे पास इतनी ड्रेस पड़ी है, एक उसको पहन के बाहर घूमना, वो दो अलग अलग चीजें हैं। तो वो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया। तो सेम ऐसा ही यहाँ है कि परमाणु भंडारण का होना और उसकी तैनाती मतलब हम रेडी पोजीशन के अंदर है, सामने वाले ने पाकिस्तान पे हम हमला करेगा, उसके बाद में आगे से देखो तमाशा होता क्या है। तो वो सीन है, वो बात है। परमाणु भंडारण का मतलब भारत के अधिकांश परमाणु इतिहास के दौरान परमाणु हथियार डीमेट स्थिति में रखे गए हैं। वारहेड और डिलीवरी सिस्टम अलग अलग रखे जाते हैं। वारहेड और डिलीवरी सिस्टम अलग अलग रखे जाते हैं। उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना, आकस्मिक उपयोग की जोखिम को कम करना। मतलब हम अपने हर इंसान, चाहे वो इंसान हो या कंट्री हो, अपनी सुरक्षा तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस देता है। तो हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए हमने ये किया है। आकस्मिक उपयोग की जोखिम को कम करना, मतलब अगर अचानक कोई हमला सामने से हो जाता है तो उसको जवाबी कार्रवाई करने के लिए। तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयम का संकेत देना, मतलब हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये भी संयम का भी संकेत दे रहे हैं कि देखो हम रेडी पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी हम पहले किसी को परेशान नहीं करते हैं, हाँ? और नो फेस यूज नीति हमने अपनाई है। लेकिन अगर सामने वाले ने किया है तो फिर हम क्या करेंगे वो हमें भी नहीं पता है फिर, है। तो वो चीजें हैं। नेक्स्ट अब परमाणु तैनाती। परमाणु हथियारों को मिसाइल, विमान या पनडुब्बी जैसे डिलीवरी सिस्टम से जोड़ना तथा उन्हें सैन्य बलों के साथ परिचालन अवस्था में रखना। क्या करना? परमाणु तैनाती का मतलब क्या? परमाणु हथियारों को मिसाइल, विमान या पनडुब्बी जैसी डिलीवरी सिस्टम से जोड़ना, है, मतलब जोड़ के रखना उनको, है। तथा उन्हें सैन्य बलों के साथ परिचालन अवस्था में रखना, मतलब कभी भी सैन्य बलों के साथ उनको जोड़ के रखना कि हाँ कभी भी, जैसे अगर अभी 1 सेकंड के अंदर पाकिस्तान की तरफ से आया ना तो इधर से आधी, वहां से 1 सेकंड में आएगा ना तो इधर से आधी सेकंड में जाएगा। इस पोजीशन में है अभी हिंदुस्तान के जो परमाणु बमों की क्या कहते हैं, रेडी स्टडी एंड गो वाली जो कंडीशन है वो। नेक्स्ट है भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की नई ताकत। ये है पीआईबी का, है। तो पीआईबी के अंदर क्या है? एनआईएफ जो है भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की नई ताकत। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मतलब जो भारत की मूलभूतिक जो संरचना है और जो आवश्यकताएं हैं उनकी जो विकास की नीति और ताकत अभी क्या है? तो वो है इसके अंदर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष, क्या? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश है एवं अवसंरचना कोष यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एनआईएफ ने, इसकी फुल फॉर्म है ये। किसकी फुल फॉर्म है ये? एनआईएफ की, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 30,000 करोड़ की अतिरिक्त सरकारी निवेश प्रतिबद्धता को मंजूरी दी है। क्या दी है? 30,000 करोड़ की अतिरिक्त सरकारी निवेश प्रतिबद्धता को मंजूरी दी है। इसके साथ ही भारत सरकार की कुल प्रतिबद्धता रुपए 60,000 करोड़ हो गई है। कितनी हो गई है? भारत सरकार की कुल प्रतिबद्धता रुपए 60,000 करोड़ हो गई है। यह निर्णय भारत के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटल अवसंरचना और उभरते क्षेत्रों में संस्थागत निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। किस उद्देश्य से की गई है? यह निर्णय भारत के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटल अवसंरचना और उभरते क्षेत्रों में संस्थागत निवेश को बढ़ावा देने की उद्देश्य से की गई है। फिर एनआईएफ भारत का सोवरेन एनकॉर्ड फंड है, जिसे भारत सरकार ने सोवरेन एनकॉर्ड फंड है, जिसे भारत सरकार ने 2015 में स्थापित किया है। यह एक पेशेवर रूप से प्रतिबंधित वैकल्पिक निवेश मंच है जिसका संचालन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? एक पेशेवर रूप से प्रतिबंधित वैकल्पिक निवेश मंच है। क्या है? वैकल्पिक निवेश मंच है जिसका संचालन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत सरकार एनआईआईएफ में 49% से शेयर है। क्या है? भारत सरकार जो वो एनआईआईएफ में 49% शेयर धारक है, मतलब इसका पार्टिसिपेशन है भारत सरकार का 49%। जबकि शेष निवेश घरेलू और विदेशी संस्थाओं निवेशकों द्वारा किया जाता है। जो बचा हुआ निवेशक है वो घरेलू संस्थाओं तथा विदेशों द्वारा निवेश किया जाता है। वैकल्पिक निवेश
वे वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो सार्वजनिक स्टॉक, बॉन्ड या नकदी जैसी पारंपरिक श्रेणियों से अलग होती है। क्या है? वैकल्पिक निवेश जो वो वे वित्तीय परिसंपत्तियां, कौन सी संपत्तियां? वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो सार्वजनिक स्टॉक, बॉन्ड या नकदी जैसी पारंपरिक श्रेणियों से अलग होती है। क्या होती है? इनसे अलग होती है। नेक्स्ट है शॉर्ट न्यूज। शॉर्ट न्यूज मतलब कि आज की शॉर्ट न्यूज क्या है? उसके अंदर है मई 2026 में भारत की औद्योगिक गतिविधियों की वृद्धि दर बढ़ाकर 5.1 हो गई। कितनी हो गई है? 5.1 हो गई है, जो पिछले 5 महीनों का उच्चतम स्तर है। पिछले कितने होगा? पिछले 5 महीनों का उच्चतम स्तर है। ये वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण, बिजली, पेट्रोलियम वस्तु, विनिर्माण, बिजली, पेट्रोलियम वस्तु तथा उपभोक्ता वस्तु को बेहतर प्रदर्शन के कारण दर्ज की गई है। नई आईआईपी श्रृंखला में पुराने WPI के स्थान पर उत्पादन मूल्य सूचकांक को अपनाया गया है। क्या किया गया है? नई आईआईपी श्रृंखला में पुराने WPI के स्थान पर उत्पादक मूल्य सूचकांक को अपनाया गया है, जिसे भविष्य के सभी विश्लेषण, शोध और नीतिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की सलाह दी गई है। क्या की गई है? जिसे भविष्य के सभी, किसके? भविष्य के सभी विश्लेषण, शोध और नीतिगत उद्देश्यों के उपयोग के करने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हाल ही के महीनों का सबसे घातक हमला किया। ये लो, पाकिस्तान भी हमला करना जानता है और दावा किया है कि उसने कई उग्रवादियों को मार गिराया है, जबकि अफगान सरकार ने नागरिकता हताहतों की सूचना दी है। मतलब अफगान सरकार बोलती है कि हमारा नागरिकों का जरूर मतलब हताहत हुई है, लेकिन क्या कहते हैं, किसी भी उग्रवादियों का कोई वो नहीं हुआ, मतलब किसी उग्रवादी को मारा नहीं है। अब हो सकता है पाकिस्तान खुद सत्य हरिश्चंद्र बनने के लिए काम कर रहा हो कि हमारे पास तो उग्रवादी है नहीं, हम अफगानिस्तान में है, हम उनको मार रहे हैं, जबकि खुद भी पाकिस्तान के अंदर कितने उग्रवादी हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से देश भर में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए सभी प्रतिबंध समाप्त करने की घोषणा की है। क्या की है? केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 यानी कल से देश भर में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लगाए सभी प्रतिबंध समाप्त करने की घोषणा की। सरकार ने खुदरा उपभोक्ताओं के लिए प्रतिदिन 200 लीटर डीजल बिक्री सीमा को समाप्त कर दिया गया है। कितना कर दिया गया? 200 लीटर बिजली बिक्री सीमा जो डिसाइड की थी सरकार ने, उसे अब पहले की थी, क्योंकि अब आपको पता है ना, इराक का और अमेरिका का और ईरान इजराइल का आपस में वॉर चल रहा था, इस वजह से ये सारे प्रतिबंध लगे थे। लेकिन अब सरकार इनको सबको खत्म कर रही है, क्योंकि उधर भी थोड़ा डिसीजन वाली आशंका नजर आ रही है कि वो लोग सलट गए हैं। मतलब उन्होंने केस को किस कहते हैं, लड़ाई को, सॉरी केस बोल रही हूँ, उन्होंने लड़ाई को, जो अमेरिका के जो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसके रुकने के आसार नजर आ रहे हैं कुछ। हाँ, तो वैसे उनका कोई भरोसा कर नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में एक इंसान ऐसा जिससे सब दुखी है, उसके खुद के देश की जो पब्लिक है वो भी दुखी है, बाकी सारी दुनिया भी दुखी है, तो उसका मूड का पता नहीं कब चेंज हो जाए। अपन इधर ध्यान देते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार अगस्त 2026 में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करेगी। क्या करेगी? पश्चिम बंगाल सरकार, आपको पता है पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव हुए थे और चुनाव के अंदर जो पहले सरकार थी वो चली गई, अभी नई सरकार आ गई है। तो समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करेगी। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की है। किसकी क्या कहते हैं अध्यक्षता में? रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के मदुमलाई टाइगर रिजर्व में छोड़े गए रेडियो टैग लगे सभी सफेद पीठ वाले गिद्ध। कौन से? सभी रिजर्व में छोड़े गए रेडियो टैग वाले सभी सफेद पीठ वाले गिद्ध की बिजली के तार से करंट लगने से मृत्यु हो गई। मदुमलाई दक्षिण भारत में सफेद पीठ वाले गिद्धों की अंतिम महत्वपूर्ण आबादी का निवास स्थान है। क्या है? अंतिम महत्वपूर्ण आबादी का स्थान है। कहाँ पे? तमिलनाडु के मदुमलाई टाइगर रिजर्व में छोड़े गए रेडियो टैग लगे सभी सफेद पीठ वाले गिद्ध की बिजली के तार से करंट लगने से मृत्यु हो गई। मदुमलाई दक्षिण भारत में सफेद पीठ वाले गिद्धों की अंतिम महत्वपूर्ण आबादी का निवास स्थान है। नेक्स्ट फिर ये शॉर्ट न्यूज ये भी है। यह है समझौता 12 मई यमुना बेसिन। अच्छा हाँ, अभी समझौता हुआ यमुना बेसिन, यमुना के पानी का है। यमुना का जो पानी है उसके ऊपर की क्या कहते हैं, यमुना पे जो वो बना केनाल बन रही है, तो उसके ऊपर समझौता हुआ है, जिससे ये हरियाणा और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हाँ, इनका और जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर समझौता। देखो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जो है, सॉरी वो हरियाणा, हाँ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 स्टेट्स के बीच समझौता हुआ है यमुना के पानी के लिए। तो ये उसके ऊपर है ये न्यूज। यह समझौता 12 मई 1994, सॉरी 2000 नहीं, 1994 में के यमुना बेसिन राज्य के जल बंटवारे संधि समझौते पर आधारित है। मूल समझौते में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। हैं? परियोजना के तहत राजस्थान का पानी पश्चिमी यमुना नहर के भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। कैसे पहुंचाया जाएगा? भूमिगत। इसका जो अपना जो राजस्थान है ना, राजस्थान के भी जो पूर्वी स्टेट है, पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी जो डिस्ट्रिक्ट है
हाँ, उसको उन राज्यों को भी यमुना का पानी पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटका उच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल पानी द्वारा याचिका दायर करने से भरण पोषण देना, पत्नी द्वारा, सॉरी पत्नी है वो, हाँ पत्नी लिखना था मेरा पीपीटी बनाने वाला भी, पत्नी है बेटा ये यहाँ पे। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल पत्नी द्वारा याचिका दायर करने से भरण पोषण देना स्वतः अनिवार्य नहीं होता है। न्यायालय ने विशेष रूप से उन मामलों पर जोर दिया जहां पत्नी की आय पति से अधिक हो। कहां पे? पत्नी जब पति से ज्यादा कमा रही हो उसके ऊपर ये डिसीजन दिया गया है। भारतीय सेना अपनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट क्षमता को मजबूत करने के लिए विशेष बाज बटालियन स्थापित कर रही है। इन बटालियनों का उद्देश्य युद्ध क्षेत्र निगरानी, खुफिया जानकारी संग्रहण और त्वरित प्रक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। क्या है? भारतीय सेना अपनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट क्षमता को मजबूत करने के लिए विशेष बाज बटालियन स्थापित कर रही है। इन बटालियनों का उद्देश्य युद्ध क्षेत्र निगरानी, खुफिया जानकारी संग्रहण और त्वरित प्रक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। और जो है केंद्रीय, नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अंतर्गत लागू की जा रही 3 भाषा नीति के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश, संशोधित मतलब जो पहले दिशा निर्देश थे उनमें से थोड़े बहुत सुधार और किए हैं अभी, हाँ, जारी किए, जिसके वर्तमान में कक्षा 7, 8 और 9 के अध्ययनरत विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण राहत मिली है। कौन सी कक्षा वालों को? 7, 8 और 9 के अध्ययनरत यानी जो अभी पढ़ रहे हैं उनको महत्वपूर्ण राहत मिली है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि जो विद्यार्थी पहले 2 विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं उन्हें सत्र के बीच अपनी भाषा संयोजन बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। मतलब पहले से जो 2 विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं उनको बार बार चेंज करने के लिए ना बोला जाए, जो पढ़ रहे हैं उनको वही पढ़ने दिया जाए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने, एफपीआई ने 53,300 करोड़ का रिकॉर्ड निवेश किया है। कितना किया है? 53,300 करोड़ का रिकॉर्ड निवेश किया है। तो ये आज का जो था वो यहीं पे खत्म होता है। क्या कहते हैं, ओडिटोरियल सेशन है। और आज से मैंने इस चैनल के ऊपर आपको ओडिटोरियल पढ़ाना शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि आप डेली का डेली देख लेंगे। और अब कंटिन्यू क्लास आएगी डेली इस चैनल के ऊपर। और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।